So we were talking about the endoplasmic reticulum. यहाँ पर जो क्लॉडे, फुलमैन एंड पोर्टर की बात आई, मैंने कहा डिस्कवरी ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब बात करेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय क्लॉडे, फुलमैन एंड पोर्टर. फाइन. एंड उसके बाद अगर बाकी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बाकी कुछ चीज़ों मतलब बाकी जो इस रिसर्च में आगे बढ़ के क्या हुआ, तो अगर मैं पहले ये बताऊंगा कि क्लॉडे, फुलमैन एंड पोर्टर ने ये इन 1945 में डिस्कस किया था या डिस्कवर किया था. 1945. ओके. इन्होंने इसको नोटिस किया. दे नोटिस्ड द ऑर्गेनल एज ए नेटवर्क, एज ए नेटवर्क. सो इन्होंने इसे एज ए नेटवर्क माना, एज ए नेटवर्क देखा. ओके. उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे इसका नामकरण यानी इसका नाम देना, बाकी चीजें. इट वाज नेम्ड बाय पोर्टर. इट वाज नेम्ड बाय पोर्टर. ये 1953 में हुआ. आजम इसको, इसका ये नाम पड़ा कैसे, इसको ये नाम क्यों दिया गया. अगर हम एक सेल को देखेंगे, ठीक है, अगर हम एक सेल को देखेंगे, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, मैंने अगर साइटोप्लाज्म जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने साइटोप्लाज्म में ये बात बोली थी कि जो सेंट्रल एरिया होता है, जो फॉर एग्जांपल सेंट्रल एरिया है इस साइटोप्लाज्म का, इसको हम बोलते हैं ये एंडोप्लाज्म है. कहा था, इसको कहा गया था कि ये एंडोप्लाज्म है. और जो बाहर वाला एरिया है, जो एरिया इस एंडोप्लाज्म के बाहर से है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नजदीक, इसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म. शुरू में देखा गया देयर इज अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क. मेम्ब्रेनस नेटवर्क, जो मेम्ब्रेनस नेटवर्क कॉन्फाइंड है टू द एंडोप्लाज्म. तो नेटवर्क है, इसलिए वर्ड यूज किया गया था रेटिक्यूलम. रेटिक्यूलम का मतलब होता है नेटवर्क. ओके. अब ये रेटिक्यूलम जो है, चूंकि ये है रेस्ट्रिक्टेड टू द या कॉन्फाइंड टू द पर्टिकुलर एंडोप्लाज्म ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के नाम से जाना गया. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मींस वो नेटवर्क जो एंडोप्लाज्म के ही अंदर या एंडोप्लाज्म तक ही रेस्ट्रिक्टेड है. सो ये था इसका नामकरण. इसका नाम कैसे पड़ा, 1953 में पोर्टर ने नाम क्यों दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और इसको डिस्कवर किया था क्लॉडे, फुलमैन एंड पोर्टर ने. फाइन. और वो भी किया था 1945 में. अब बात करते हैं जो लोकेशन है. लोकेशन. So where is it located? Where is the endoplasmic reticulum located? कहां पर है. सबसे पहले देखेंगे ये किन सेल्स में होता है. It's present almost in all यूकेरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, therefore ER नहीं होगा. In all यूकेरियोटिक सेल्स. यूकेरियोटिक सेल्स. चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, तो इसलिए उनमें ER भी नहीं होगा. एक्सेप्ट फ्यू, लाइक कौन है जिसमें ये नहीं होगा, ओवम. ओवम मींस एग सेल ऑफ द मैमल्स और एनी एनिमल. एनिमल का जो ओवा होता है, जो एग होता है, उसमें ये नहीं पाया जाता. तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है. और एम्ब्रियोनिक सेल्स, एम्ब्रियोनिक सेल्स ये कुछ ऐसी सेल्स है जिनमें नहीं होता है ये ER. ओके. तो ये है प्रेजेंट कहां पे होता है, ये ऑल द यूकेरियोटिक सेल्स में एक्सेप्ट इन ओवम. ओवम मींस एग, मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज एंड एम्ब्रियोनिक सेल्स एटसेट्रा, उनमें ये नहीं होगा. और किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा. यू गेटिंग माय पॉइंट. नाउ अमाउंट ऑफ द वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल. वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल. किसी सेल में ER ज्यादा होगा, किसी सेल में ER कम होगा. ओके. सो अगर हम स्पर्मासाइट्स को देखेंगे या स्पर्मेटोसाइट्स को या स्पर्म्स को देखेंगे, ओके, उसमें फ्यू वैक्यूल्स होते हैं ओनली. यानी फॉर एग्जांपल इन स्पर्म्स देयर आर few vacuoles only which represent
उनमें कुछ वैक्यूल्स होते हैं विच रिप्रेजेंट द ER। किन में? स्पर्म्स की मैं बात कर रहा हूं। तो स्पर्म्स की अगर बात करेंगे तो अमाउंट ऑफ ER इज वेरी लेस। और एडिपोज सेल्स देखा है ना, एडिपोज सेल जब हम 9th में टिश्यूज पढ़ते हैं तो उसमें हम एडिपोज टिश्यू पढ़ते हैं। तो एडिपोज टिश्यू में जो सेल होती है जिसको हम एडिपोसाइट कहते हैं, एडिपोसाइट इज अ सेल विच इज मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट। तो ये सेल्स बड़ी सिंपल होती हैं। दे आल्सो हैव फ्यू ट्यूब्यूल्स, okay, which represent okay ER, एंडोप्लाज्मिक। सो अब हमने देखा ER कितना कम हो सकता है, अमाउंट देखा जा सकता है, नंबर ऑफ ER नहीं बोल सकते, क्योंकि ER को ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 ER 2 ER 3 ER। ये बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें वैक्यूल्स होते हैं, इसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसमें सिस्टर्नी होते हैं। तो दैट मीन्स ये सारे कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं ER कॉम्प्लेक्स। इसीलिए ये चूंकि ER कॉम्प्लेक्स जो है इसको काउंट नहीं किया जाता 1 2 3 4, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया अमाउंट ऑफ ER। ओके, ये वैरी होता है फ्रॉम सेल टू सेल। अभी हमने कुछ ऐसी सेल्स की बात की जिसमें ER बहुत कम होता है, या तो फ्यू वैक्यूल्स होंगे जैसे स्पर्म में, या फिर कुछ ट्यूब्यूल्स होंगे जैसे मैंने अभी कहा कि एडिपोज सेल या एडिपोज टिश्यू की सेल। फाइन, नाउ देयर आर सम सेल्स ऑन द अदर हैंड cells which actively secrete substances, जो substances को secrete करेंगे। substances means enzymes हैं, hormones हैं, बाकी चीजें जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और synthesize proteins। जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं या जो सेल्स एक्टिवली सिक्रीट करते कोई चीज, उनमें नंबर ऑफ गोल्गी, नंबर ऑफ ER, नंबर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल लिवर सेल एंड पैनक्रिएटिक सेल्स। ठीक है, पैनक्रिएटिक सेल्स हैव मोर ER या एबंडेंट ER, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा होता है। किन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है? शाबाश, जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा करते हैं, ज्यादा प्रोटीन्स बनाते हैं। यूजुअली ऐसी सेल्स जो हैं वो लिवर सेल या पैनक्रिएटिक सेल उनमें आ जाती हैं। वो सेल्स होती हैं जो फॉर एग्जांपल कुछ सिक्रेट करते, कोई एंजाइम सिक्रेट करेगा, एंजाइम बेसिकली इज अ प्रोटीन। कोई हार्मोन सिक्रेट करेगा तो सम हार्मोन्स आल्सो आर प्रोटीन्स। ओके, सो दैट मीन्स पैनक्रियाज या लिवर या ऐसी कोई सेल जो प्रोटीन ज्यादा बनाती है, उसके लिए ER बहुत चाहिए होता है। तो दैट मीन्स दैट हैव एन अबंडेंट ER। सो वी हैव सीन टू कंडीशंस when it comes to the location of the particular endoplasmic reticulum। first we see कि ये किन सेल्स में प्रेजेंट होता है, वो मैंने बता दिया। फिर हम देखते हैं कि ये इसका जो अमाउंट है कितना होता है सेल में। ओके, कभी किसी सेल में ज्यादा होता है, कभी कम होता है, डिपेंड्स ऑन वेदर दिस सेल इज सिंपल विच इज नॉट सिंथेसाइजिंग मच प्रोटीन्स, और इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेल विच सिंथेसाइजेस मोर एंड मोर प्रोटीन्स। सो देयरफॉर protein synthesis, the amount of proteins to be forward or secreted or synthesized by a cell, on this very factor depends the particular amount of ER to be present in that cell। जितना प्रोटीन ज्यादा बनाना पड़ेगा एक सेल को, जितना प्रोटीन ज्यादा सिक्रीट करना पड़ेगा एक सेल को, जितना प्रोटीन सिंथेसाइज करना पड़ेगा एक सेल को, उतना नंबर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अमाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। देखो ER जो है इट इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का मतलब है ये बना है, इसका मेन कंपोनेंट मेम्ब्रेन ही है, ये मेम्ब्रेन्स का ही बना है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इट कंप्राइजेस ऑफ या इट फॉर्म्स अबाउट 30 to 40%, 30 to 60% ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ ए सेल कंप्राइज करता है। यानी एक सेल में जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन्स कहां होंगे? एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा,
गोल्गी का मेम्ब्रेन होगा, वेसिकल का मेम्ब्रेन होगा, वैक्यूल का मेम्ब्रेन होगा, इसी तरह से आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन होगा, प्लास्टिड का मेम्ब्रेन होगा। जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन्स के बने, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके मेम्ब्रेन्स को प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन को प्लस सेल के टोटल मेम्ब्रेन को अगर कंबाइन किया जाए तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसमें से 30 या 40% मेम्ब्रेन जो है वो ईआर में ही होता है। तो ईआर फॉर्म्स 30 to 60% ऑफ द ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल। फाइन। अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज द स्ट्रक्चर, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ endoplasmic reticulum. When it comes to the structure, let me tell you, the structure of the endoplasmic reticulum comprises of three components. Okay, there are three main components. Three main components. Number one component is cisternae. It is cisternae. Okay, number two component is tubules, and number three component is vesicles. Let me draw a nucleus here. ये न्यूक्लियस है एंड यू नो वेरी वेल कि न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसको हम कैरियोथीका बोलते हैं, एंड कैरियोथीका जो है वो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है, उसमें डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है बेटा। और उसके बाद ये डबल मेम्ब्रेन कवरिंग जो है ये है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट होता है एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क जिसको हम अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलने वाले हैं। ये हैं वो मेम्ब्रेनस स्टेक्स जिसको हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ये सिस्टर्नी है। These are the cisternae. Fine. Okay. So this membranous network is the particular cisternae of the ER. उसके बाद एक और कंपोनेंट है या कुछ और कंपोनेंट्स हैं जिनको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। They can be present on the sides of the ER या सिस्टर्नी। ये होते हैं ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स। ओके ओके, तो मैंने बनाया यहां पर सिस्टर्नी, दीज आर द पैरेलली अरेंज्ड स्टेक्स एंड देयर आर द ट्यूब्यूल्स। फाइन। ओके, द ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एज ट्यूब्यूल्स, एंड फाइनली वी हैव some spherical structures which we call as shabash vesicles. These are the vesicles. Okay, now let's talk about the cisternae, what cisternae are and how they work. Okay, yeah, what is their significance? तो चलो हम सिस्टर्नी की बात करेंगे। सिस्टर्नी में क्या क्या होता है या सिस्टर्नी है क्या। फाइन। सो ये असल में होते हैं फ्लैटेंड, सिस्टर्नी की बात कर रहे हैं, दे आर फ्लैटेंड अनब्रांचेड parallelly arranged sac-like structures or elements. Okay, सैक लाइक क्यों बोला हमने, बिकॉज ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और अंदर से सैक की तरह ये खाली है। जो सैक होता है ना, लेट मी शो यू, ये जो फॉर एग्जांपल सैक है ना, सैक जो होता है वो बाहर मेम्ब्रेनस होता है और अंदर वो खाली होता है, उसमें ब्लैंक स्पेस होता है। अब खाली का मेरे कहने का मतलब ये कभी नहीं है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, बल्कि ये है जैसे हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है अंदर से हॉलो, दूसरा होता है फिल्ड वन, या दूसरा होता है सॉलिड वन। तो ये हॉलो होता है अंदर से, हॉलो, ओके, जिसमें चीजें फिर होंगी, कोई प्रोटीन होगा, कुछ भी होगा, जो भी इधर होगा तो फ्रीली मूव कर पाएगा क्योंकि अंदर से ये हॉलो है। तो दैट इज अ सैक। तो मेम्ब्रेन का बना हुआ ये सैक है। तो एक तो ये सैक की तरह है, ठीक, और उसके बाद ये अनब्रांचेड है,
ट्यूब्यूल्स की तरह ब्रांचेड नहीं है। ब्रांचेड का मतलब ऐसे होता, बहुत सारे ब्रांच होते, ऐसा नहीं है। ओके, और उसके बाद पैरेलली अरेंज्ड है, इनको आपस में पैरेलली अरेंज किया गया। सो पैरेलली अरेंज्ड सैक्स है ये। अच्छा, दे आर अनब्रांचेड, दे आर पर्टिकुलरली फ्लैटेंड, ये फ्लैट है मोर और लेस, ठीक है। ओके, दे स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे स्टार्ट फ्रॉम, यानी these stacks या these sac like structure, this cisternae, they start from nuclear membrane, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड, देखो जैसे आपने देखा ये फॉर एग्जांपल एक सिस्टर्ना या एक पार्ट ऑफ द सिस्टर्ना, दूसरा सिस्टर्ना, तीसरा सिस्टर्ना, एंड ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनका आपस में कनेक्शन है। ओके, दे आर इंटरकनेक्टेड, they are interconnected, they are interconnected, they have the connections in between, fine. So क्या क्या देखा हमने, they are flattened structures, unbranched, parallelly arranged, and they are sac like, they are sac like. ओके, अब एक और चीज, दे स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर मटेरियल, ये सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हैं, फिर ये बाहर की तरफ जाते टुवर्ड्स द, एंड दे प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, लेकिन स्टार्ट होते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऑन द सरफेस ऑफ the cisternae, outer surface of the cisternae, याद रखो, on the outer surface of the cisternae there can be small granular substances what are called as ribosomes. On the surface of the cisternae, ऐसे लिखेंगे, on the surface of cisternae, outer surface, ठीक है, cisternae, there can be ribosomes, there can be ribosomes.